इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। दबाव समूह चाहे आंदोलन हो जाए, उसका प्रभाव सही होता है, सही रास्ते पर होता है, इसके बारे में जानते हैं। शुरुआती तौर पर हम देखेंगे तो लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। मतलब किसी एक समूह को ही ये लोग बढ़ा चढ़ा कर बोले, किसी एक समूह का हित को ही बढ़ा चढ़ा कर बोले, किसी एक ही तबके का, किसी एक ही जाति का, किसी एक ही राज्य का, किसी एक ही समुदाय का बारे में ये लोग बात करे और सरकार पर असर डाले कि नहीं ये मानो 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 मानो, तो ये अच्छा नहीं है। अगर पूरे समाज के लिए, सबके सम्मान के लिए किया जाता है तो अच्छा है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के, किसी भी एक तबके के, किधर गया, एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है एक तबका नहीं, सबके हिस्से का रक्षा होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। यह दर्शन है। कुछ देखो, किसी भी समाचार चैनल के समाचार एक हफ्ते तक लगातार देखो, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्र अथवा तबके का प्रतिनिधित्व करते आंदोलन अथवा दबाव समूहों से जुड़ी खबरों का एक खाका तैयार करें। किसान, व्यापारी, मजदूर, उद्योग, पर्यावरण और महिला, इनमें से किसके बारे में ज्यादा जिक्र टेलीविजन पर समाचार में सबसे ज्यादा किया जा रहा है? किस तबके अथवा किस हित का जिक्र समाचारों में सबसे कम हुआ है? इसके बारे में आप एक डाटा बना सकते हैं, उसको आप स्कूल में सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए भी कर सकते हैं। टेलीविजन की जगह आप अखबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार इस्तेमाल करके देख लो। आगे देखो, इधर को क्या कुछ समझते हैं। ग्रीन बेल्ट, जिसको हरी पट्टी लोग बोलते हैं, हरी पट्टी मूवमेंट, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के अंतर्गत पूरे केन्या नहीं, केन्या है, केन्या देश का नाम है। तो केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। कितना? 3 करोड़। इस आंदोलन के नेता वांगड़ी मथाई सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के रुख से बड़े नाखुश थे, खुश नहीं थे उनसे। उनका कहना है, सन 1970 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी, लड़की है कोई, कर रही थी, तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी ही वन के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को जमीन और वृक्ष अवरुद्ध रूप से बेच दिया, अवैध बेच दिया। उन लोगों को अवैध तौर पे सारे जमीन उसको दे दिए। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डेनियल अरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने जातीय समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। अभी लोग लड़ने लगे। इससे रिफ्ट वैली, वहां पर जो नाम था, रिफ्ट वैली के अनेक केन्या वासियों की आजीविका और अधिकार जाते रहे। अधिकार खत्म हो गया। कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ी। शासक दल के समर्थकों को जमीन मिली और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के पक्ष में बोलने वालों को भी स्थापित होना पड़ा। जो उनके समर्थन में नहीं, उनके समर्थन आंदोलन करके बोलने लगे, तो उन सबको वहां से हटा दिया गया। यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा कर सत्ता पर कब्जा करना या कब्जा जमाना था। इन लोगों का काम, असली काम था कि इन लोगों को लड़ा दो, अपने सत्ता जीत लो। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास कम मौके होंगे। ऊपर के अनुच्छेद में आपको लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में क्या संबंध नजर आ रहा है? इस आंदोलन को सरकार के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए, इसके बारे में आप बता सकते हैं। चलिए आगे फिर हम लोग पाठ पे आ जाते हैं। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से
बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। सामना तो कर लेते हैं लेकिन जनता को जवाब नहीं देते हैं। संभव है कि दबाव समूहों और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन मिले। जो लोग उन लोगों का समर्थन करते हैं, शायद उन लोगों को समर्थन में भाग जाए, उन लोगों को धन भी मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो। बहुत कम लोग भी कभी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उसके पास धन सबसे ज्यादा हो और इसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर, थोड़ा सा अपना संविधान बनाकर, थोड़ा सा अपना डाटा बनाकर, थोड़ा सा उसके बाद से सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएंगे। देखो, बात विचार करना चालू कर दोगे ना, वही तो एजेंडा है ना। एजेंडा मतलब क्या? आपको बात विचार क्या करना है उसके बारे में संक्षिप्त विवरण लिखिए। विवरण के बाद आपको जो करना है कीजिए, तब जाकर आप एक तरीके से सार्वजनिक बहस कर पाओगे अच्छे से। लेकिन थोड़ा सा संतुलित नजरिया अपनाए तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें, दबाव समूह और आंदोलन के चलते लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो गई हैं। शासन के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकार गतिविधि नहीं है। अब शासन के ऊपर दबाव डालना ये एक तरीके से गलत नहीं है, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। शर्त यही है कि यह दबाव डालने का अधिकार हर किसी को हो, एक का नहीं हो, और किसी एक समुदाय का नहीं, सबके लिए हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धन और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। सरकार को ऐसा है कि जो पैसा देता है, ताकतवर लोग हैं, उनके दबाव में आ जाती है। पैसा देने वाले से तो होता ही है, और जो आंदोलन करते हैं फिर भी सरकार दब जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। जैसे में देखो, हमने ऊपर भी पढ़ा है, जनसाधारण के हित समूह मतलब साधारण आम लोगों का हित समूह का हो, किसी एक का नहीं हो, किसी एक का हित नहीं हो, पूरे समूह का हित हो, पूरे लोगों का हित हो। तो ऐसे आंदोलन सरकार पे दबाव डाल सकता है और उससे सरकार से अपनी बातों को मनवा भी सकता है और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। अब देखो, बात क्या है कि आम नागरिकों की जरूरतों तथा सरकारों से सरकार को अवगत कराते हैं कि देखो भैया, ये यहाँ पर बात है। क्योंकि यहाँ पर सरोकारों का मतलब क्या होता है? सभी लोग, सभी के बारे में अवगत उन लोगों को कराते हैं कि भैया सरकार हो तुम, हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बताते हैं। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? वर्ग विशेष मतलब क्या? एक समुदाय, एक संगठन के विशेष हित समूह, लेकिन कल्याण सबका होता है इसमें, यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो, तो अलग अलग समूह सक्रिय हो, चल रहा हो, तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। कोई एक समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा। मतलब एक उसके दबाव में कुछ सरकार पर असर डालता है, तो दूसरा है वो भाई अलग हित पर डालेगा। जैसे में यहाँ पर लिखा गया है, एक समूह सरकार के ऊपर अपने हितों के नीति को कायम करने के लिए दबाव डालता है, तो दूसरा समूह भी अपने हितों के लिए दबाव डालेगा उन पे कि भैया ये मेरा काम करो। सरकार को भी ऐसे में पता चलता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं, और सरकार को ये समझ में भी आ जाता है कि लोगों को क्या चाहिए।
इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है, ये माना जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा ये पाठ खत्म होता है। बहुत जल्दी ही खत्म हुआ, लेकिन खत्म हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर सवाल, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होगा, वर्णन करें। 3 नंबर, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है, ये बताना है। 4 नंबर, दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए आप। 5 नंबर, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। 6 नंबर, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील इत्यादि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। 7 नंबर, निम्नलिखित में किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है। और बाकी सब यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बुक पढ़ लिए, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 5-6 क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर दिया है उसको आप पूरा कर लो, काम खत्म। यही मेन होता है ना, बाकी सब मेन नहीं होता है। तो चलिए फिर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगला अध्याय राजनीतिक दल, अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल कैसे कैसे काम करते हैं, ये हमको सीखने को मिल जाएगा। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही उत्साह दिखाओगे अगले भाग में भी। धन्यवाद।